नमस्कार दोस्तों, ये हमारी पूर्वावलोकन सीरीज का 8वां वीडियो है, जिसमें हम पॉलिटी सेक्शन को कंप्लीट कर रहे थे। पॉलिटी सेक्शन में आज हम कंप्लीट कर रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आइए देखते हैं। भारत सरकार भारतीय संविधान के भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दो बातें ध्यान रखनी है कि जो भारत संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वह भाग 4 में वर्णित है 36 से 51 तक, और यह किस देश से लिए गए हैं? यह आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति अनुच्छेद 37 में स्पष्ट है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। पहला, नीति निर्देशक तत्व के उपबंध न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते हैं। पहले ध्यान रखना है। तथापि इनके सिद्धांत देश के संचालन के मूलभूत है। तो देश का संचालन किस दिशा की ओर होना है, उसके लिए आप नीति निर्देशक तत्व को देख सकते हैं। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस सिद्धांत को कानून बनाकर लागू करे। मतलब राज्य का यह कर्तव्य है कि इस नीति निर्देशक तत्व में जो सिद्धांत दिए गए हैं उन पर कानून बना के पीढ़ी दर पीढ़ी या समय दर समय इनको लागू करें। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 में यह वर्णित है कि जो राज्य है वह कैसा होगा? लोक कल्याणकारी गतिविधियों में समाज की व्यवस्थाओं को सुचारित करेगा। अनुच्छेद 39 में लिखा है, राज्य एक अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त होना, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय प्रबंध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन हो सके, बालकों हेतु कल्याणकारी कार्य आदि। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता का प्रावधान है, यानी सभी के लिए समान न्याय उपलब्ध कराना राज्य का काम है। दूसरा काम यह है कि निशुल्क विधि सहायता प्राप्त करना। अगर किसी के पास इतने संसाधन नहीं है कि वह इस अपने न्याय के लिए कोर्ट तक पहुंच सके या कोर्ट की जो फीस जैसे कुछ भी प्रावधान है उसको पूर्ण कर सके, तो वहां उसकी मदद करने के लिए राज्य आएगा और वह निशुल्क विधि सहायता प्राप्त करेगा। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। इसी अनुच्छेद से प्रेरित होकर संविधान में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन किया गया था। ये याद रखने वाली बात है। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। यानी आर्टिकल 41 में ये लिखा है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का प्रयास के उपलब्ध कराएगा। जैसे हम लोग अनुच्छेद 15 और 16 के माध्यम से काम करने योग्य का जो अधिकार पाते हैं वो भी इस अनुच्छेद 41 से प्रेरित है। शिक्षा का अधिकार जो आप आर्टिकल 21A में देखेंगे, जो 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा का अधिकार है, वो भी कहीं न कहीं इसी से प्रेरित है। तीसरा, लोक सहायता पाने का, जैसे कि आर्टिकल 40 में नहीं, आर्टिकल 39 का में लिखा है ना कि निशुल्क विधि सहायता, इस तरह की सहायता पाने के लिए राज्य उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। मतलब राज्य जो है काम को सही और न्याय संगत हो रहा है कि नहीं, जो काम दिया जा रहा है वह उचित है कि नहीं है, इस तरह का काम कितने घंटे का काम होगा,
उसके लिए क्या वेतन होगा, ये न्याय संगत। ऐसा तो नहीं किसी व्यक्ति को उसी कार्य के लिए 10 रुपए मिल रहे हों और दूसरे व्यक्ति को 5 रुपए मिल रहा हो, तो यह न्याय नहीं हुआ। तो सरकार ऐसे प्रावधान बनाएगी, ऐसे कानून बनाएगी जो सभी को न्याय संगत और अच्छी दशाओं में काम करने का। ऐसा तो नहीं है किसी व्यक्ति को हम ऐसा काम करा रहे जो मानवीय संवेदनाओं के मूल्य के निचले स्तर पे है। इस तरह की जो मानवीय गतिविधियों को भी प्रतिबंधित करेगा। साथ ही कार्य करने के लिए उचित और पर्यावरणीय जो अनुकूलन होता है वो भी प्राप्त कराने में यह राज्य की एक प्रकार से सहायता देगा। राज्य इस तरह के कानून बनाकर ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। साथ ही साथ प्रसूति सहायता, मतलब कि जब भी महिलाओं का गर्भवती होती है उसके दौरान जो विधि प्रावधान, उनकी छुट्टियां कब मिलेंगी, उनके बच्चों के देखभाल के जो क्रेच की सुविधा बनाई जाएगी, वह कहीं ना कहीं आर्टिकल 42 से प्रेरित है। प्रसूति सहायता से संबंधित जो प्रश्न आया था वह मुझे याद है 2019 के प्रीलिम्स में उठा के देखेंगे तो आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएगा। अब अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी और कुटीर उद्योग के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। आजकल आप सुन रहे होंगे एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा दे रहा है। एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वह योजनाएं कहाँ से प्रेरित होकर चलाई जा रही हैं? जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, जो कि देश की प्रगति एवं देश किस राह पे चलेगा उसके लिए उत्तरदायित्व है। तो उसमें आर्टिकल 43 के थ्रू यह बोला गया है कि राज्य कर्मचारियों को उचित मजदूरी, यानी जो कार्य हो रहा है उसकी उचित मजदूरी मिले, प्लस कुटीर उद्योग को संवर्धन करने का प्रयास, कुटीर उद्योग का बढ़ावा दे सके, इसकी बात हुई है। वहीं अनुच्छेद 43 का के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। यानी जो उद्योग प्रबंध होंगे, मतलब कि जितने भी, कोई भी मान लीजिए किसी संस्था में कोई उद्योग हो रहा है, उसके प्रबंधन में कर्मचारियों की कैसी भागीदारी होगी। जैसे आप देखते होंगे बहुत से संगठन, कर्मचारी आयोग के संगठन बने रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे टैक्सी वालों का एक कर्मचारी संगठन होता है। हाँ, बस अड्डे पे रहने वालों का कर्मचारी संगठन होता है। इस तरह का जो उद्योग को प्रबंधित करने में, जो उद्योग को चलाने में फैक्ट्री मजदूर लगते हैं, उनका भी एक हिस्सेदारी होगी। तो वह भागीदारी कहाँ से आएगी? वह भागीदारी आर्टिकल 43 ए से, यानी 43 का से सुनिश्चित की जाएगी। वहीं अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता लागू करने का प्रयास करेगा। समान सिविल सहायता, नाम से ही स्पष्ट होता है, समान सभी के लिए। सिविल, वह सारे कार्य जो मानव समाज में सभी के लिए एक जैसे हों। संहिता, संहिता मतलब कि सभी वर्ग के लिए एक जैसी संहिता बनाई जाएगी। हाँ, उनके संपत्ति हस्तांतरण, उनके धार्मिक उपचार, उनके जीवन जीने की शैली, सभी के लिए एक समान सिविल संहिता बनाई जाएगी। यह जो है वर्तमान में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि समान सिविल सहायता संहिता जो है इस अनुच्छेद में लिखा है, वह लिखा है 44। इसको कैसे याद करेंगे? 4 दोनों समान है, तो समान सिविल सहायता। अभी उत्तराखंड के साथ सबसे पहले देश में आप देखेंगे गोवा, उसके बाद उत्तराखंड इस दिशा में कार्य कर रहा है और हाल ही में यह चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो ये थोड़ा करंट से याद रखिएगा। अब आता है अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। यह अनुच्छेद जो है 45, यह अब संशोधित होकर आर्टिकल 21A यानी मूल अधिकार के 21A में आ गया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का देखभाल जो रहेगी वह राज्य की जिम्मेदारी बना दी गई है। जिस वक्त हमारा संविधान बन रहा था तब हमारे देश के पास इतने संसाधन एवं इतनी वित्त सहायता नहीं थी कि वह सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त कर सके।
या राज्य उसका खर्चा उठा सके। लेकिन जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनकी दूरदृष्टि इतनी दूर तक की सोचने की थी कि यह जो है इस अनुच्छेद को उन्होंने उन्होंने मूल अधिकार पे ना रखकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे डाल दिया कि आने वाली आगामी पीढ़ी जो होगी भारत की, वह इसको नीति निर्देशक तत्व से हटा के राज्य के कर्तव्य यानी कि भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार में हस्तांतरित करेगी। तो यह उनकी दूरदृष्टि थी जो इस तरह के आर्टिकल या इस तरह के अनुच्छेद के बारे में सोच पाए। हमें गर्व होना चाहिए कि इतने दूरदृष्टि और इतने बुद्धिजीवी लोगों ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया है, तो हमें किसी भी प्रकार से उन लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्लभ वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं वह वर्ग जो कमजोर है, उनकी शिक्षा एवं साथ ही साथ आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा कि वह कैसे कार्य करके अपनी जीविका को और ऊंचे स्तर पर और अपनी जीवन प्रत्याशा और अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को कैसे और ऊंचा कर सकते हैं, इसमें राज्य उनकी सहायता करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर उच्च करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। पोषाहार स्तर से तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन का अधिकार दिया जाए। आप देखे होंगे 2013 में एक विधेयक लाया गया जिससे जिसके जिसके जिसे आप वर्तमान में देखते होंगे कि जो हमारे राशन कार्ड बन रहे हैं, उनमें से 5 किलो अनाज हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो यह उसी से अब लोगों के पास आहार होगा, तो ज़ाहिर-सी बात उनकी जीवन प्रत्याशा जो है बढ़ेगी और उनकी लोक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो यह कहाँ से प्रेरित है जो हमारा ये जो हम लोग बीपीएल कार्ड के थ्रू अनाज लेते हैं, जो वर्तमान में 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, वह कहाँ से प्रेरित है? वह आपका आर्टिकल 47 से प्रेरित है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़े तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध पर निषेध करने के लिए प्रयास करेगा। इसमें बोल ये रहा है कि अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। याद रखिएगा आर्टिकल 48 में प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं, जो कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र होते हैं, इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब आते हैं, उनके आधुनिकीकरण तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से संगठित करेगा। कृषि का आधुनिकीकरण कैसे करेगा? वो हाइपरपोनिक जो आजकल नई तकनीक चली है, उसके द्वारा कृषि की सिंचाई होगी। आप जो देखेंगे हमारे यहाँ हरित क्रांति लाई गई थी, वह भी कहीं न कहीं आर्टिकल 48 से प्रेरित थी। साथ ही आप जब देखेंगे जब साथ ही साथ जो दूध की क्रांति हुई थी, उसमें भी आप देखेंगे ये 48 से प्रेरित थी। तो इसी तरह गाय और इसके आगे आप देखेंगे गाय, बछड़े तथा अन्य द्युधारू याद रखिएगा ये शब्द में आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कैसे वो द्युधारू मतलब 1 मिनट कैसे पशु द्युधारू पशु के बारे में बोल रहा है। याद रखिएगा अब वाहक मवेशियों के वध पर प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। कैसे वो पशु चाहे जो दुधारू हों पहला, दूसरा वाहक मवेशी हों जो लोग वाहन को या जो किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण कर सके, वो वाहक मवेशी में इनके वध पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। इसी के रूप में आप देखेंगे वर्तमान में गौ हत्या को लेके बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, वो आर्टिकल 48 से प्रेरित है।
अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा वन एवं वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। 48 ए में क्या लिखा हुआ है? 48 में क्या लिखा है? दुधारू पशुओं के वध से और मवेशी वाहन से रोकेगा, प्लस राज्य में कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों का अपनाएगा। साथ ही 48 का में आप देखेंगे, 48 का में लिखा हुआ है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। आप देखेंगे 1971 में जो हम पर्यावरण संरक्षण बिल लाए थे, वो 1973 का आप टाइगर रिजर्व देखेंगे, 93 में आप देखेंगे हाथी। तो जो 1993 में हाथी कंजर्वेशन लाया गया था, इस तरह का जो भी कंजर्वेशन होते हैं, उसके लिए कहाँ से प्रेरणा मिलती है? उसके लिए प्रेरणा हमको अनुच्छेद 48 का से प्रेरणा मिलती है। वनों के संरक्षण के लिए हमने जो पर्यावरण नीति 1986 लाई थी, वन अधिनियम लाया था, ये सब कहाँ से प्रेरित है? ये प्रेरित आपके अनुच्छेद 48 का से प्रेरित है। अब अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण प्रदान करेगा। आप इसमें ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 49 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा गया है कि राज्य जो है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों जैसे लाल किला, ताजमहल, इस तरह की जगहों के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। जो संग्रहालय बनते हैं, वो कहीं न कहीं आर्टिकल 49 से प्रेरित रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वहीं अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यानी न्यायपालिका और राज्य और कार्यपालिका का पृथक्करण के बारे में किसमें लिखा हुआ है? वह आर्टिकल 50 में लिखा है। ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के राज्य का पृथक्करण के बारे में लिखा हुआ है। वहीं अनुच्छेद 51 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मतलब कि हमारे किसी देश से किसी दूसरे देश से कोई संधि है, या किसी दूसरे देश के जो नायक हैं, हमारे देश में दूतावास के रूप में आते हैं, तो और उनसे जो संधि, वार्तालाप, जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, उसकी सुरक्षा एवं शांति के लिए राज्य प्रयास करेगा। इस प्रकार से ये खत्म हुए हैं। देख लेते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में अंतर देख लेते हैं। यह आपका मेंस पेपर के लिए होगा, मेंस में जब आप पेपर लिखेंगे, लेकिन आपको बहुत से ऐसे ऑप्शन देकर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बना देता है, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। तो आइए देखते हैं, पहले मौलिक अधिकार देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार उल्लेख है, जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में उल्लेखित है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, तो वहीं आयरलैंड से क्या प्रेरित है? वह नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से प्रेरित है। इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, जबकि मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति आप देखेंगे वो नकारात्मक है कि राज्य ये काम नहीं कर सकता, राज्य वो काम नहीं कर सकता, राज्य नागरिकों के अधिकार ऐसे प्रभावित नहीं कर सकता। ये सब नकारात्मक प्रवृत्ति के जो हैं वो मौलिक अधिकार के हैं। तो वहीं सकारात्मक प्रवृत्ति में आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे। किसमें देखेंगे? सकारात्मक प्रवृत्ति में, कि राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य को दुधारू पशु को बढ़ावा देना चाहिए, कृषि में बढ़ावा देना चाहिए, प्रसूति सहायता दिलानी चाहिए, न्याय सहायता दिलाना चाहिए, समान कार्य के लिए समान समान न्याय दिलाना चाहिए। इस तरह के सकारात्मक पहलू आप देखेंगे, तो आपको वो नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलेगा। तो वहीं आप मौलिक अधिकार में देखेंगे, ये वाद्य योग है, इसके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। मतलब कि अगर मौलिक अधिकार का कहीं उल्लंघन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट उनके मौलिक अधिकार यानी नागरिकों के मौलिक अधिकार के लिए जो है न्यायालय द्वारा लागू कराया जाएगा। वहीं आप नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखेंगे, ये गैर वाद्य योग हैं।
मतलब इनको लेकर आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मतलब ये गैर वादी योग है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा। यह राज्य के द्वारा स्वतः प्रेरित होकर कार्य किया जाएगा। वहीं आप मौलिक अधिकार में देखेंगे कानूनी रूप से मान्य है। मौलिक अधिकार जो हमारा कानूनी रूप से मान्य है, अगर नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको मान्य कराएगा। तो वहीं नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं सामाजिक मान्यताएं हैं। मतलब ऐसे कार्य हैं जो नैतिक रूप से होने चाहिए। छठवां देखेंगे मौलिक अधिकार जो है हमारा लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। मतलब मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी प्रकार कोई कानून की आवश्यकता नहीं है, वह स्वतः ही प्राप्त है। तो वहीं नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए विधि बनाने की आवश्यकता है। जैसे पर्यावरण को लेकर हम लोगों ने विधि बनाया था, किस वाद से आया था? ये जो आया था मेहतावाद के माध्यम से आप पर्यावरण को देखेंगे। वहीं आप देखेंगे जो शिक्षा का अधिकार दिया गया आर्टिकल 21 ए के माध्यम से, ये सब लागू कराने के लिए विधि बनाने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए विधि बनाने की आवश्यकता पड़ती है। सातवां जो है आप देखेंगे अंतर मौलिक अधिकार का, वो व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करता है। मतलब कि इसमें व्यक्ति के कल्याण को प्रोत्साहित किया जाता है मौलिक अधिकार कि इस नागरिक या इस व्यक्ति के ये अधिकार हैं, ये अधिकार हैं, वो अधिकार हैं। तो अधिकारों का यहाँ प्रोत्साहन दिया जाता है। वहीं नीति निर्देशक तत्व में देखेंगे यह सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात करेगा। सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कैसे? समान कार्य के लिए समान वेतन समाज के सभी वर्ग के लिए है। सबको सामाजिक न्याय होना चाहिए। 39(1) के माध्यम से सभी को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, समाज में विकास होगा, पर्यावरण को विकास होगा, शिक्षा का विकास हो, इस पूरे समाज के आर्थिक कल्याण के बारे में बात करता है और करता है नीति निर्देशक तत्व। तो वहीं आठवां डिफरेंस आप देखेंगे मौलिक अधिकार में, ये नागरिकों को स्वतः प्राप्त है। अगर वह भारत का नागरिक है, तो उसको वह स्वतः ही प्राप्त है। उसके लिए किसी प्रकार की विधान बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप राज्य की नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे, तो यह सरकार द्वारा लागू कराने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यह जो है स्वतः ही नहीं प्राप्त हुआ था। ये इसके लिए कानून बनाना पड़ा था, तब ये प्राप्त हुआ था। प्रसूति सहायता जो होती है, वो नागरिकों को जन्म से नहीं प्राप्त हुई थी। वह विधि बनाकर लागू की गई तब जाके हुआ। 1973 में शायद इस तरह के कानून लाए थे कि प्रसूति सहायता से रिलेटेड। हाँ, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। वहीं आप देखेंगे पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए हमने पर्यावरण अधिनियम लाया। बहुत से अधिनियम लाए, कानून बनाया, तब उन्हें लागू किया गया। इस तरह से ये नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ये सरकार द्वारा लागू कराने के बाद नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार स्वतः ही नागरिकों को प्राप्त हो जाते हैं। अब आइए प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? वह उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना। एक धार्मिक राज्य की स्थापना राज्य के नीति निर्देशक तत्व की ये सिद्धांत नहीं है। यह किसी पार्टी या किसी अन्य के द्वारा, ये किसी संगठन के द्वारा इस तरह की सोच और अपना विचारधारा रखी जा सकती है, लेकिन राज्य की ये विचारधारा नहीं है और ना ही यह नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा है। राज्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये आर्टिकल 37 में लिखा है, सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भी सही है। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना भी यही कार्य है। साथ में धर्मनिरपेक्ष के बारे में आप उद्देशिका में भी पढ़े थे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? मतलब कि अंतर क्या है? अंतर ये है कि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब कानून द्वारा इसे मतलब जो न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है, जबकि मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। यह हमने देखा था। ये सी वाला ऑप्शन सही है। निर्देशक तत्व क्या है? निर्देशक तत्व जो है अवाद योग है।
वाद योग तत्व जो है आपके वो मौलिक अधिकार है। संविधान कठोर और लचीला दोनों के बीच सामंजस्य बैठाता है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो जो नीति निषेध तत्व क्या है? अवाद योग है। ये न्यायालय द्वारा नहीं दिलाए जा सकते। इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। जबकि मौलिक अधिकार जो कि वाद योग है वह स्वतः ही लागू होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्भर करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्भर करते हैं। तो यह दोनों ही सही नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका, कार्यपालिका और संवैधानिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं, मतलब राज्य कैसा करेगा, यह जरूरी नहीं कि राज्य वही करेगा, ऐसा करने की सिफारिशें की गई हैं। एस.सी. सीतलवाड़ा के अनुसार निर्देशक तत्व केवल विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते, ये सभी राज्य प्रक्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या सही है? ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, ये गलत है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन आपको हटाना पड़ेगा हर जगह से। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, बात सही है। कोई भी न्यायालय इसको नहीं कर सकता, ना अधीनस्थ, ना उच्चतम न्यायालय। इस भाग में अधिकतर सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि राज्य कैसा कानून बनाएगा वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सिफारिशें की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला, ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक की व्याख्या करते हैं। बात सही है कि देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा वह नीति निर्देशक तत्व में लिखा है। और ये कैसा स्वरूप होगा कि राज्य जो होगा वो एक राज्य जो है कल्याणकारी राज्य बनने की प्रयास करेगा। दूसरा है, इन तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ये बात सही है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय जो नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बल्कि जो मौलिक अधिकार है हमारा वह जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तो ये पहला ऑप्शन भी इसका सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए इसके नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जितने प्रश्न देख रहे होंगे वह यूपीएससी के आईएएस प्री में आए हुए हैं, क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला ये पूरा सिद्धांत होता है कि कैसे इसको समझा जाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, किसी भी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। ध्यान से पढ़ना होगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। इसमें है कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा? कल्याणकारी राज्य बनने के प्रावधान किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, जो कि अनुच्छेद 31, 36 से 31 के मध्य आप देखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है और राज्य का नीति निर्देशक तत्व घोषणा करता है? देखिए ये भी आईएएस 2020 में क्वेश्चन आया था। साथ ही यहाँ भी एक क्वेश्चन था जी 2015 और ये 2020 में देखिए वही क्वेश्चन लगभग उसी से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन था। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? वह करता है आपका नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में दिया हुआ अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। भारत के कल्याणकारी राज्य होने पर विचार पाया जाता है, वह पाया जाता है आपका संविधान की प्रस्तावना में देखेंगे समाज कैसा होगा,
लोकतांत्रिक होगा और कल्याणकारी होगा। साथ ही आप नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 37 और 38 भी देख के जब पूरा नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो आपको एक कल्याणकारी राज्य कैसा होगा उसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह हमारा सही होगा। ए और सी मौलिक अधिकार नहीं होंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा भाग में विभाजित किया जा सकता है? नीति निर्देशक तत्व कैसा है? वह एक समाजवादी भी है, वह गांधीवादी कि ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना है, पंचायतों का गठन करना है, कल्याणकारी राज्य बनना है, समाजवादी की भी होती है और उदार बौद्धिकतावादी यानी कल्याणकारी होना है। तो तीनों ही विशेषताएँ आपको हमारे नीति निर्देशक तत्व में दिख जाएँगी। तो जो आंसर होगा इस प्रश्न का वह आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिली है? तो वह आयरलैंड से मिली है। तो वहीं अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार मिला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से आप देखेंगे प्रस्तावना की भाषा ली गई है। 14वां प्रश्न देखेंगे हम। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश से लिया गया है? वह लिया गया आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार लिया गया है, वह आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? ये वाद्य योग्य नहीं है। भारतीय संविधान भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा देश के शासन के आधारभूत है? वह है आपका नीति निर्देशक तत्व जो है, शासन के आधारभूत तत्व हैं और कैसे शासन की लोक कल्याणकारी राज्य बनने की बात इसमें की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण इसका उल्लंघन करता है। यह करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्योंकि हमें आर्थिक विकेंद्रीकरण की ओर भी बढ़ना है। जो आपकी 39 खामे हैं, आर्थिक व्यवस्था एक प्रकार से धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संग्रहण ना हो इसलिए है ये। 19वां प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में मतलब सूचीबद्ध किए गए हैं, अनुसूचित है, सुनिश्चित है, वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। हाँ देखेंगे आप 39 खामे या प्रावधान देखेंगे पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ये देखेंगे आप ध्यातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 में या अनुकरण में संसद ने वर्ष 1976 में मैं इससे पहले जो बोला 1973 बोल रहा था जो मुझे सही से 1973-76 मैंने बोला था में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया था। उल्लेखनीय है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिनिर्णित किया था कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के अवलोकन से अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत पैदा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है? अब इसमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है? वह है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये आपको आर्टिकल 21 में मिल जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी आपको मिल जाएगा मौलिक अधिकार में। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कहाँ मिलेगा आपको? यह मिलेगा आपको 39 घ में। 39 घ में ये आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं कर देता हूँ तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मतलब कि मौलिक अधिकार नहीं है, वह अधिकार नहीं है समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार ना होकर यह आपका नीति निर्देशक तत्व है।
उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये भी आपको कहते हैं आर्टिकल 14 से आएगा। कानून के समक्ष बराबरी, ये भी आपका आर्टिकल जो है मौलिक अधिकार से आएगा। धर्मपाल धर्म पालन की स्वतंत्रता, ये भी आपको जो आर्टिकल 26 और 25 इसमें का देखेंगे, जो धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन में आप देखेंगे कौन सा आंसर सही है, वो आंसर नंबर बी इसमें सही है। भारत में निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो वह की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आर्टिकल 40 में आप देखेंगे तो पंचायतों के गठन के बारे में बोला गया है, जो भाग 4 में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए सरकार को निर्देशित करता है? वह आर्टिकल 40 निर्देशित करता है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है? वह है 40। भारत के संविधान में पंचायतों गठन है एक नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करने को बोला है। ग्राम पंचायतों का गठन आप देखेंगे तो 40 में आएगा, यानी कि ए का पांचवा बी वाला सही होगा। समान आचार संहिता जो है वो आपको 44 में आएगा। कृषि एवं पशुपालन आपको 48 में आएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रतिकरण आपको 50 में आएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए 51 में आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो सही होगा आप देख लीजिएगा। अब अनुच्छेद दिए गए और विषय दिए 40 जो है ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। 44 आप देखेंगे समान सिविल सहायता के लिए है। 48 कृषि के लिए, 41 काम करने के अधिकार के अंदर हमको कैसा काम मिले उसके अधिकार के लिए है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कौन सुमेलित नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है, सही नहीं पूछा, नहीं है। 39 है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, सही है। 40 में आप ग्राम पंचायत, 44 में समान मतलब कि वो देखेंगे समान नागरिक सहायता है। 48 में न्यायालय और उसका प्रतिकरण नहीं है, ये 50 का विषय है। हाँ, ये आपका 48 में आप देखेंगे वो दुधारू पशुओं से रिलेटेड है, कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड है। फिर न्यायपालिका का प्रतिकरण ये आपको 50 में है। ये यूपी पीसीएस प्री 2020 में क्वेश्चन आया था, तो यूपीएससी 2021 में भी प्रश्न आया था और उसी वर्ष फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही वर्ष का लिखा है, कोई बात नहीं। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व का सुमेलित युग्म पहचानिए, मतलब कौन सा इसमें से सही है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है। आपका मैच नहीं कराना, मतलब कि बस देखना ही है। कृषि और पशुपालन संगठन, कौन सुमेलित पहचानना है। ये है इसमें से ग्राम पंचायतों का गठन, ये 41, ये भी गलत है। 1 मिनट इसको रफ कर दे पहले। पूछ रहा है इस प्रश्न में कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नीति निर्देशक किसमें सुमेलित है, मतलब कि एक सही है 3 गलत है। समान न्याय और जो निःशुल्क विधि सहायता, ये आप 39 में देखेंगे, इसमें नहीं है। कृषि और पशुपालन का संगठन, ये 43 में नहीं है, 48 में आप देखेंगे। ग्राम पंचायतों गठन, ये 40 में देखेंगे आप, जो कि 41 दिया गलत है। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य समान वेतन, 39 सही है, लेकिन एक्चुअल में 39 घ के अंतर्गत आएगा, ये याद रखिएगा आप। तो जो इसमें से एक सही है वह सही कौन सा माना जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा क्या है, नहीं है। नहीं है प्रश्न पे, उस पे पेन से आप अपने पेपर पे जरूर से जरूर उस पे ड्रॉ करिएगा कि नहीं है पूछ रहा है। अक्सर बहुत से प्रश्न जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं, नहीं हम नहीं पढ़ते हैं। तो नहीं को बहुत ही डार्क पेन से खड़ा के लिख देना कि नहीं है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से प्रतिकरण 50 सही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि 46 में सही है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, ये 43 ए में नहीं है। ग्राम पंचायतों गठन, ये 40 वाला सही है। 43 ए में उद्योग के प्रबंधन से रिलेटेड है,
बल्कि जब वहीं देखेंगे आप सहकारी समितियों की चर्चा किसमें मिलती है? 43 बी मिलती है। अगर केवल ये 43 लिखा होता, केवल 43, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता क्योंकि 43 के अंतर्गत ही आता है। लेकिन आप देखेंगे इसमें 43 ए लिख दिया है, जो कि गलत है। ये 43 बी सही होना चाहिए। तो इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। कथन और कारण का प्रश्न कथन है, मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करती है, क्योंकि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में, याद रखिएगा भाग 3 में प्रविध है। तो यह संविधान के भाग 3 नहीं, भाग 4 में है, जो कि नीति निर्देशक तत्व है। तो जब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाए कारण वाला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका अधिकांशतः सही होता है कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। इस तरह के क्वेश्चन आसान होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मनरेगा कार्यक्रम निम्न में से निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने करने हेतु लाया गया है? वह लाया गया है 43 कार्य को करने और आर्थिक सहायता से रिलेटेड है। 43 मनरेगा, जो मनरेगा का जॉब मिलता है वो 43 से प्रेरित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? वह की गई आपका 43 ए के द्वारा की गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 43 ए को अंतर स्थापित करने का प्रावधान किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों एवं अन्य संगठनों के प्रबंधन में कामगारों से भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधि विधान द्वारा या किसी अन्य रीति के कदम उठाए। 34वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? वह है 43 ए। अगर ये ऑप्शन ए ना दिया होता, सिर्फ 43 इस तरह दिया होता और यहाँ मान लीजिए 42 लिख देता ऐसा, तो ऑप्शन हम ए सही मानते। लेकिन इस ऑप्शन में स्पष्ट रूप से 43 ए लिखा गया है, जो मनरेगा की बात कर रहा है वह सही है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसने किया है? वह किया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये देखिए आईएएस 2020 में क्वेश्चन आया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? मतलब अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित है, वह संबंधित है आर्टिकल 51। ये आईएसपी 2002 में आया है, लेकिन यह प्रश्न मुझे याद आ रहा 2022 के 21 यूपी पीसीएस में भी पूछा गया ये रहा। देखते हैं भी आगे मिलेगा। ये देखिए भारत के भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ है? वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 51 ए में है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? वह करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? वह है आर्टिकल 51। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है? वह नहीं जोड़ा गया है समान आचार संहिता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। 41वां प्रश्न है,
संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ता है? वह जोड़ता है उद्योगों के प्रबंध और कामगारों की सहभागिता। संविधान निम्नलिखित में से किससे शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? वह करता है आपका जन्म, स्त्री और जनजाति का, दलित से रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? वह नहीं है आपका 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि अब यह जो हो गया है, यह आपका बन गया है 21A मौलिक अधिकार, यानी कि भाग 3 में आ गया है। ये ध्यान रखना है। 44वां प्रश्न है, कौन सा राजनीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? वह नहीं है 16 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। 16 नहीं है, यह 14 का प्रावधान है, याद रखना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में सम्मिलित है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम ये नहीं है, नहीं तो ये मौलिक अधिकार का आर्टिकल 23 है, याद रखना है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों और औषधीय प्रयोजन के भिन्न भिन्न उपभोग पर निषेध, ये आर्टिकल 2 है, मतलब कि ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित संविधान में प्रविष्ट के राज्य के निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से प्रावधान पर विचार करना है। पहला प्रावधान है भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, सही है। ये आपका 44 में जो ये आपको देखेंगे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, सही है। ग्रामीण न्यायालयों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, ये भी आपका सही है। सभी कामगारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? तो वह किया गया ए और बी दोनों में, यानी कि नीति निष्कर्ष और मूल कर्तव्य में भी। मूल कर्तव्य में आप देखेंगे आर्टिकल 21 से ये प्रेरित होगा। कोई एनसी मेहता वाद आया था, उसके माध्यम से जो पर्यावरण से रिलेटेड बात की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? वह सम्मिलित नहीं है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा, ये नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित है, याद रखिएगा सम्मिलित है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है? वह है गौण शिक्षा के बारे में ये शांत है। हाँ, बल्कि 9 मतलब कि 14 वर्ष के बच्चों के लिए नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। देख लेते हैं इसमें टोटल और कितने प्रश्न हैं। ज़्यादा नहीं, 10 प्रश्न और बचे हैं, उसको कंप्लीट करके हम नेक्स्ट वीडियो में अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब प्रश्न है, ये हो गया था। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? और बाद में जोड़ा गया मुफ्त कानूनी सहायता जो है बाद में जोड़ा गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधि सहायता उपलब्ध कराना, सही है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है वह सही होगा। 52 प्रश्न है, निम्नलिखित में से विधिक सेवा प्राधिकरण
प्रदान करने के वाले प्राधिकरण निम्न में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है? वह करता है आपका 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए तथा 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडरों के लिए भी ये करता है। 3 लाख से कम ओबीसी जाति के लिए या नहीं है, सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी या नहीं है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशों अनुच्छेद 39 ए के अनुसरण में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने का प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 12 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करेगा। निःशुल्क विधिक सेवा प्रदाता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे: महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति और जनजाति सदस्य, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक, उद्योग और औद्योगिक आपदा, जाति हिंसा, बाढ़, भूकंप आदि, औद्योगिक कामगार, मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, हिरासत के व्यक्तियों के लिए, वे व्यक्ति जिनकी आय आय केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय से कम हो, मानव तस्करी या बेकार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी, जैसे कोई व्यक्ति पकड़ के आए, उसकी तस्करी हो रही, उसके लिए भी विधिक सहायता प्राप्त की जाएगी। ये याद रखना है। उपयुक्त अधिनियम की धारा 12H के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में निःशुल्क निःशुल्क जो है विधिक निःशुल्क निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु आय सीमा भी भिन्न-भिन्न है। यह सीमा कतिपय अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1 लाख रुपए तक का और कुछ राज्यों में 1.5 लाख रुपए तक का और कुछ में आपका 3 लाख तक निर्धारित है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1 लाख से कम आय वाले व्यक्ति को समान व्यक्ति तथा 2 लाख से कम वाले वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडरों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करेगा। दिल्ली विधिक दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली जो है विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में समाहित नहीं है? वो सूचना का अधिकार समाहित नहीं है, क्योंकि यह 2005 में आपका सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया था, उसके द्वारा है। आप देखें उसके बाद 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा नीति निर्देशक तत्व है? वह नीति समान नागरिक संहिता जो नीति निर्देशक तत्व है, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में मिलेगी, धर्म की स्वतंत्रता 25 में मिलेगी, विधि की समझ समानता आपको आर्टिकल 14 में मिलेगा। 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय पर पहचान कीजिए। मद्य निषेध ये भी फैक्ट्रियों एवं कारखाने में बाल श्रम ये नहीं होगा आपका, क्योंकि ये आर्टिकल जो बाल श्रम से रिलेटेड है ना, ये आर्टिकल 24 में आएगा जो मौलिक अधिकार है। बेकार और बाल श्रम ये 23 में आएगा। अस्पृश्यता आपका 17 में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जिसमें से केवल एक दिया है वह सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? वह नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, 17 का भाग है। अनुच्छेद 17 का ये भाग है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। किसने कहा था? ये कहा था केटी शाह ने कहा गया था। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपयुक्त उपबंध में से कौन है? वो है आपका नीति निर्देशक तत्व के द्वारा किए गए थे। उसके बाद प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है? सूचीबद्ध उसमें से जो है आपका समान कार्य और वेतन सहायता ये भी है। समान नागरिक सहायता आप ये भी देखेंगे। छोटे परिवार का मापदंड जो है परिवार नियोजन ये नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा ये भी कहीं न कहीं प्रेरित है। 1 मिनट इस प्रश्न को फिर से देखना पड़ेगा।
क्योंकि इसमें पहला ये दोनों तो है, ठीक है, ये दोनों नहीं है क्योंकि ये मातृभाषा का नहीं है, सिर्फ शिक्षा का है लेकिन मातृभाषा का नहीं है। तो 3 और 4 गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से हमने अपना जो ये 8वें वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ रहे थे, उसको देख लिए हैं। अब अपना अगला वीडियो जो बनाएँगे, वो हमारा वीडियो संख्या 9 होगी। वीडियो संख्या जो 9 होगी उसमें हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा आपका मूल कर्तव्य। 9वें चैप्टर में हम देखेंगे अपना 9वें वीडियो में मूल कर्तव्य देखेंगे। अगर आपको हमारा यह चैनल जिसका नाम केवल एग्ज़ाम है पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।